जैसे चुनाव की बात चल रही है तो लगातार हरक सिंह रावत और हरीश रावत जो हैं वो दोनों ही हरिद्वार सीट में रुझान दिखा रहे हैं चुनाव लड़ने के। दो कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात है और दोनों ही रावत हैं। अब ये मैं कहूँ कि कौन ठीक रहेगा कौन ठीक नहीं रहेगा, ये दायित्व मुझ पर नहीं है। अब मोदी सरकार को जैसे कि 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते वो जनसंपर्क अभियान चलाने जा रहे हैं और सांसदों पर जिम्मेदारी दी गई कि जो गांव गोद दिए गए थे। तो सत्ता में बैठे हुए जो लोग प्रदेश के प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, जो कहते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते हैं, उसको छोड़कर नई बात कहते हैं। देखा जाता है कि आप देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अभी परिवेशक भी आए थे। जिन लोगों का दायित्व ये बनता है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें और वो समन्वय ना बना करके पार्टी बन जाए, तो प्रश्न तो उठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रह चुके प्रीतम सिंह, और जो फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस से विधायक हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जो अभी फिलहाल में बहुत वायरल हुआ। उन मंत्री की बात करते हैं जिनका मारपीट वीडियो जो है खूब वायरल हुआ, उन पर लगातार सवाल उठते हुए नजर आए। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जो घटना घटित हुई है वो बहुत दुखद है और जिन लोगों पर इस प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है, मैं समझता हूँ थोड़ा संयमित होकर के जो है उन्हें व्यवहार भी करना चाहिए और संयमित रहना भी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जांच चल रही है, जांच के बाद ही जो है स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। लोकसभा चुनाव अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 अब लगभग आ ही गया है, तो उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। आपसे अगर हम पूछे तो व्यक्तिगत तौर पर कितनी रुचि है आपको इस चुनाव में? नहीं, देखिए, कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए कार्य करूं और मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसको हम हर संभव जिताने का प्रयास करें। जैसे चुनाव की बात चल रही है तो लगातार हरक सिंह रावत और हरीश रावत जो हैं वो दोनों ही हरिद्वार सीट में रुझान दिखा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका खड़ा होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? देखिए, दो कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात है और दोनों ही रावत हैं। अब ये मैं कहूँ कि कौन ठीक रहेगा कौन ठीक नहीं रहेगा, ये दायित्व मुझ पर नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जो है हरिद्वार लोकसभा चुनाव से जो है टिकट देकर के चुनाव लड़ाना है। जिसको भी जो है पार्टी टिकट देगी, हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। सतपाल महाराज की बात करें तो वो लगातार एसीआर मंत्रियों को लिखने का अधिकार मांग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, जिस तरीके से तमाम मंत्रीगण इस बात को कह रहे हैं कि हमें एसीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो पूर्व में था, लेकिन जो स्थिति वर्तमान समय में है, मैं कह सकता हूं कि सरकार और शासन में कोई समन्वय नहीं है। अधिकारी मंत्रीगणों की बात नहीं सुन रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इंटरवीन करना चाहिए और जो आज सरकार और शासन में समन्वय नहीं बन पा रहा है, उसको समन्वय बनाने का काम करे ताकि उत्तराखंड का विकास प्रभावित ना हो। हालत ये है कि मंत्रीगण इस बात को कहते रहते हैं कि हमारी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं। सरकार को हम लगातार देखते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। लगातार उनका एक दावा होता है कि हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं, हमारा स्वास्थ्य विभाग हर तरीके से तैयार है, मगर कई बार अभी भी सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर या फिर 4 धाम को लेकर। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 4 धाम यात्रा राज्य में प्रारंभ हो चुकी है और इत्तेफाक ऐसा है कि इस 4 धाम यात्रा में जो है मौसम ने व्यवधान डालने का काम किया है और जो 4 धाम यात्रा का सर्किल था, इन दुश्वारियों की वजह से वो सर्किल टूट गया है
और चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर इस चारधाम यात्रा का धार्मिक महत्व है, वहीं दूसरी ओर ये हमारी आर्थिकी से भी जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब मौसम को तो मैं समझता हूँ कि कोई इस पर अंकुश नहीं लगा पाएगा। मौसम खराब है और ऐसी ही विषम परिस्थितियों में सरकार का दायित्व बनता है कि वो जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने का काम करे। और अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होंगी तो स्वाभाविक बात है उसकी क्षति इस राज्य को उठानी पड़ेगी। सरकार दावे करती है, लेकिन वो तमाम दावे जमीन पर दिखाई नहीं देते हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस यात्रा को प्रभावित करने का काम करता है। आप देख लीजिए, कई यात्रियों की हार्ट अटैक से जो है लगातार जो है मृत्यु हो रही है, और जो घोड़े और खच्चर हैं वो लगातार उनकी मृत्यु हो रही है। जो मैंने समाचार पत्रों में देखा कि जो दावे सरकार ने किए थे कि इस यात्रा के समय हम घोड़े और खच्चरों को जो है गर्म पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे, तो वो भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो कुप्रबंधन है, इसको मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और मैं मौसम की वजह से सारा दोष सरकार पर नहीं मढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो कि सरकार कहेगी कि कांग्रेस सदैव जो है इस तरीके की राजनीति करती है जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन समय विपरीत है, इन विपरीत परिस्थितियों में ही सरकार की अग्नि परीक्षा भी होती है। अब मोदी सरकार को जैसे कि 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते वो जनसंपर्क अभियान चलाने जा रहे हैं और सांसदों पर जिम्मेदारी दी गई है कि जो गांव गोद लिए गए थे वहां जाकर देखना है। जब से उन्होंने गोद लिए थे तब से चाहे वो गए चाहे नहीं गए, मगर अभी उनके पास ये जिम्मेदारी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि मोदी सरकार का ये दूसरा टेन्योर है, और जब हम अतीत पर नजर दौड़ाते हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग और देश के प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। जो कहते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते हैं, उसको छोड़कर नई बात कहते हैं। आपने कहा सांसदों के गांव की बात, आपको याद होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप मुझे ज़रा बताइए, उत्तराखंड राज्य के अंदर एक देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुआ, क्या देहरादून स्मार्ट हुआ है? अमृत सिटी की बात की थी, आज उस पर कहीं पर कोई बात हो रही है? सांसदों ने गांव गोद लेकर के उसको विकसित करने की बात कही थी, आज कोई गांव आपको दिखाई दे रहा कि किस सांसद ने कौन सा गांव गोद लिया है और उसकी क्या स्थिति है? क्या काला धन आ गया? क्या 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिल गया? क्या हमारे खातों में 15 लाख रुपया जमा हो गया? तो ये लगातार लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली घोषणाएं करते हैं और उसके बाद फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं। और आज जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, आज अगर सांसद गांव में जाएगा तो ठीक है जाए, लेकिन लोग पूछेंगे कि चुनाव के दरमियान आपने वादा किया था कि हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, क्या महंगाई पर अंकुश लगा? क्या बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला? क्या कानून व्यवस्था मजबूत हुई? अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है, जिसकी पूरे उत्तराखंड से एक आवाज उठ रही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। नकल इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा उद्योग धंधा बन गया है जिसकी कि आप कह सकते हैं कि पूरी नौजवान पीढ़ी उससे जो है ग्रसित है। उसकी सीबीआई जांच की बात कही, तो क्या सीबीआई जांच हो रही है? क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है? क्या विकास के कार्यों को सरकार अमलीय जामा पहना पा रही है? गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ना किसानों की गन्ने में मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है। ये हालत, ये स्थिति आज प्रदेश के अंदर है और देश के अंदर है। तो जब सांसद जाएंगे तो लोग पूछेंगे। स्मार्ट गांव की तो बात आप छोड़ दीजिए, वो तो जब देश के प्रधानमंत्री ही भूल गए तो फिर सांसद कहां से याद रखेंगे? देखिए, हमेशा ही देखा जाता है कांग्रेस में अगर कोई सूची जारी होती है तो अंतर कलर देखने को जरूर मिलता है। देखा जाता है कि आप देवेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। अभी परिवेशक भी आए थे, बैठक हुई, बातचीत हुई, तो इसका कितना असर उस पर देखने वाला है? नहीं, देखिए, हम किसी व्यक्ति पर प्रहार नहीं करते हैं। जो व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कहते हैं। तो भाई जब व्यवस्थाएं
जिन लोगों का दायित्व ये बनता है कि वो प्रदेश के अंदर समन्वय बनाने का काम करें और वो समन्वय ना बना करके पार्टी बन जाए, तो फिर प्रश्न तो उठते हैं। आपने कहा ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो जो है लोगों को दायित्व देने का काम करते हैं, लेकिन समन्वय तो होना चाहिए। तो पर्यवेक्षक के आने से कितना असर होगा? अगर नहीं, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभारी होने के बाद भी राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ पर पर्यवेक्षक भेजना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिला है, तो उसका असर क्या लगता है? क्या उत्तराखंड में पड़ने वाला है कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, मैं समझता हूँ इस राज्य में अपना कोई आधार नहीं बना पाई। कोई अस्तित्व आम आदमी पार्टी का इस प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, ठीक है, उन्होंने जश्न भी मनाने का काम किया है, लेकिन यहाँ पर धरातल पर कुछ उनके पास नहीं है। अब जो अवैध धार्मिक स्थलों पर जो कार्यवाही की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार ने कहा कि वन भूमि पर और सरकारी भूमि पर अगर कोई अवैध धार्मिक स्थल है या अवैध रूप से किसी ने कब्जा किया है, उसको हम मुक्त कराने का काम करेंगे, तो करें, हम काम मना कर रहे हैं। अवैध रूप से अगर कोई चीज़ है, बिल्कुल उसको हटाने का दायित्व सरकार का बनता है, लेकिन वो समदृष्टि से होना चाहिए, उसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, ये हम जरूर कहते हैं। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जो है जीतती है, सत्ता पर आती है, तो क्या लगता है कि किस तरीके का काम जो है भाजपा से अगर हम कंपेयर करें तो क्या कुछ बदलाव कांग्रेस ला सकती है? नहीं, देखिए, जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है निश्चित रूप से अपना रोड मैप जो है आम जन के सामने रखेंगे। चुनावी घोषणा पत्र हम बनाएंगे और उस चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हम करेंगे उसको पूरा करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पूरे देश के अंदर कर्मचारी आंदोलनरत है, और जिस जिस प्रदेश में चुनाव हुए और हमने वहाँ इस बात को कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार बनने के बाद हम पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ आज जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ पर हमने जब पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया। तो कांग्रेस जो कहती है उसे करती है, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये बहुत लंबे समय तक इसका अस्तित्व नहीं रहता है। ये पेंशन की जैसे बात हो रही है तो मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा कि हर माह पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी, मगर ऐसा अभी भी देखा जाता है कि 6-6 महीने तक लोगों के अकाउंट में पेंशन नहीं आती है। अब देखिए, कहा ना, लेकिन भेजने में तो असफल रहे। आज प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि इस राज्य के अंदर भी लोग पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, उस पर मौन है सरकार, कुछ कह नहीं रही सरकार। तो मैंने कहा ना कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमले कर सकती है लेकिन कोई काम नहीं कर सकती है, जिसका ताजा ताजा उदाहरण हमने कर्नाटक के अंदर देखा। भाई, किसने कहा कि हम बजरंगबली को नहीं मानते? बजरंगबली को हम भी मानते हैं। वहां के चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा कि हम बजरंग दल पर कार्रवाई करेंगे, ये कहीं पर नहीं कहा कि बजरंगबली को जो हम कैद करने का काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपना भाषण दे रहे थे, उससे लगता है कि भाई कितने निम्न स्तर की सोच है भाजपा के लोगों की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने हमसे उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों पर बात करी। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।